सुबह सुबह जूली नहाकर तैयार होकर हॉल में नाश्ते के लिए आती है, जहां उसकी माँ उमा और पिता किशोर होते हैं। तभी वो नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोलती है। माँ, कल से ना मेरे उठने से पहले ही आप गर्म पानी होने के लिए रख देना। ठंड आ चुकी है, ठंड में ठंडा पानी करंट लगता है। क्यों बेटा, तुझे ठंड लग रही है क्या अभी से? अरे थोड़ी सी ठंडी हवा भी चलती है तो इसे कपकपी सी होने लगती है। वैसे भी इतने ठंड से कौन ही डरता है। क्या माँ, अब मुझे इतनी ठंड लगती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चलो अब नाश्ता भी दे दो, और हाँ सुनो, मेरे गर्म कपड़े भी निकाल देना, कल से वही पहन कर जाऊंगी। हाँ हाँ, सब कर देगी तेरी माँ। पहले आराम से नाश्ता तो कर। इतना बोलकर तीनों नाश्ता करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मौसम बदलता है। धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती हैं और बढ़ती सर्दियों के साथ जूली का आलसपन भी बढ़ता जाता है। मन हो रहा है बस बिस्तर में ही पड़ी रहूं, कहीं जाऊं ही ना। ठंड के बढ़ने के कारण वो हफ्ते में बस 2 बार ही नहाया करती थी और गर्म पानी का यूज किया करती थी। सर्दियों के साथ सर्दियों में होने वाली समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम थी उसके सर की डैंड्रफ की। एक दिन वो अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के बीच बैठी बातें कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड अलीशा उससे बोलती है। ओए जूली, ये अपनी जैकेट साफ कर ले, कुछ सफेद सफेद सा लगा हुआ है। सच बता, कितने दिनों से नहीं नहाई है तू? अच्छा बता रही है तो तू ही साफ कर देना। हे भगवान, कई आलसी देखे हैं पर तेरे जैसे नहीं देखा। अब जैकेट भी मैं ही साफ करूं? उसकी बात सुनकर सीमा जूली की जैकेट को साफ करने लगती है और बोलती है। जूली, तू अपने बाल धोती क्यों नहीं है? तेरे बाल में सफेद सफेद डैंड्रफ हो रहे हैं जो तेरी जैकेट पे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है तू सालों से नहाई नहीं है। क्या यार जूली, इतना आलस, तुझे पता है ना ये डैंड्रफ बालों की गंदगी होती है। तू इन्हें साफ क्यों नहीं करती? यार मेरे सर में तो आज से पहले कभी डैंड्रफ नहीं हुए, फिर अब कैसे हो सकते हैं? यार तुम लोग कुछ बताओ ना, कैसे हटाऊं इसे मैं? तू थोड़ा सा ना दूर से बात कर, वरना तेरे डैंड्रफ उड़ के ना मेरे बालों में भी आ जाएंगे। तू कुछ ना अच्छा शैम्पू यूज किया कर, सब ठीक हो जाएगा। ये इतनी भी बड़ी बात थोड़ी है। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और जूली अपने बालों को ही देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब जूली अपने बालों में कंघी कर रही होती है, तभी उसकी कंघी में बहुत सारे बाल टूटकर गिरते हैं। माँ देखो ना, सर में कितनी खुजली हो रही है, ऊपर से बाल टूट रहे हैं वो अलग। हाय, कैसे सर खुजा रही है? कहीं तेरे जूतों नहीं हो गई है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। माँ, मेरे सर में डैंड्रफ होने की वजह से मैं परेशान हूँ और आप मेरे सर में जुएं और पड़वा दो। मुझे सच में बहुत ज्यादा खुजली होती है। डैंड्रफ तो होंगे ही ना। लोग सर्दियों में हल्के गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन तू ठंड के मारे खौलते हुए पानी से नहाती है, और तो और उसी पानी से सर भी धोती है। इसलिए तो तेरे बाल भी इतने कमजोर हो गए हैं। माँ क्यों हुए, कैसे हुए, वो छोड़ो, ये बताओ डैंड्रफ कैसे खत्म होंगे, इसका इलाज क्या है? देख, डैंड्रफ हटाने का घरेलू नुस्खा है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी। माँ मैं कर लूंगी, दिन भर सर खुजाने से तो अच्छा है थोड़ी सर्दी बर्दाश्त कर लूं। मेरा सर तो खुजाते खुजाते दर्द हो रहा है अब। ठीक है, छुट्टी वाले दिन मैं तेरे सर में दही लगा दिया करूंगी। 2-3 बार लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर वो उसे समझा देती है और जब तक डैंड्रफ होने के चलते वो घर से बाहर ही नहीं जाती। और संडे के दिन उसके पिता किशोर उससे बोलते हैं। क्या बात है बेटा, 4-5 दिन से सर्दियों की छुट्टियाँ चालू हो गई हैं क्या, जो घर पे रहती है? नहीं पापा, वो सर में डैंड्रफ हो गए हैं। बालों को जरा सा भी हाथ लगाओ तो सारा डैंड्रफ बालों से झड़कर कपड़ों में आ जाता है। पर कल से कॉलेज जाऊंगी क्योंकि माँ मेरे बालों में दही लगा देंगी तो डैंड्रफ से कुछ तो राहत मिलेगी। अरे आ जल्दी इधर, कहाँ गई, सुनती क्यों नहीं? उमा के बुलाने पर जूली उसके पास जाकर अपने बालों में दही लगवा लेती है और 2-3 घंटों के बाद धो लेती है। लेकिन ठंड में दही सर पर लगाने के कारण उसे जुकाम हो जाता है और बुखार भी हो जाता है, जिसके कारण वो 2-3 दिन तक बीमार रहती है। और ऐसे ही एक दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी किशोर बोलता है। ए जूली की माँ, सुनती हो? अरे 2 दिन बाद जूली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। पर माँ, मैं अपने डैंड्रफ का क्या करूँ? लड़के वाले तो मुझे पसंद कर भी लेंगे, लेकिन इन डैंड्रफ का क्या? अरे वो 2 दिन बाद आने वाले हैं। ला, आज एक बार अपने सर में दही लगवा ले। नहीं माँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, कुछ भी लगाओ सर पर, लेकिन ये दही मत लगाओ। मैं फिर से बुखार में तड़पना नहीं चाहती। अपने घरेलू नुस्खे अपने पास ही रखो माँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन के बाद
एक वीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दो परिवार आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद जूली और वीर की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आ जाती है। और ससुराल में भी जूली अपने आलसीपन को नहीं छोड़ती, जिसके कारण वो घर के कामों में भी काम चोरी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो कम्बल में लिपटी टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास सुषमा वहाँ आकर बोलती है, अरे ओ आलस की दुकान, ठंड क्या तेरे लिए ही है। किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, कंबल से निकल और जाकर बर्तन धो। सासू माँ, ठंड का मौसम है तो गर्मी तो लगने से रही, और रही बात बर्तन धोने की तो अब गर्म पानी कर दो, मैं धो दूंगी। अच्छा, अब तू बर्तन भी गर्म पानी से धोएगी? हद होती है किसी बात की। और ये कंबल पर सफेद सफेद सा क्या है? और ये तो तेरे बालों में भी है, क्या लगाया है तूने? कुछ लगाया नहीं है सासू माँ, वो सर्दियों में मेरे सर में डैंड्रफ हो जाते हैं तो बस वही है। अब साफ सफाई नहीं रखेगी तो डैंड्रफ तो होंगे ही ना। 4 दिन में तो तू नहाती है, उसमें भी बाल नहीं धोती। अगर कल से तू रोज नहीं नहाई और तूने गर्म पानी के जगह ठंडे पानी से सर नहीं धोया तो मैं तुझे ठंड में छत पर सुलाऊंगी, बता रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपना सर खुजाते हुए जूली खुद से बोलती है, अरे जूली, पहले से ही डैंड्रफ को लेकर परेशान थी और अब सासू माँ के चलते ठंडे पानी से सर धोना भी पड़ेगा, क्या मुसीबत है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अपनी सास के कहने पर जूली बालों की सफाई पर ध्यान देती है, लेकिन फिर भी उसके सर से डैंड्रफ नहीं जाता और बार बार सर खुजाने की वजह से उसके सर के आसपास छोटे छोटे सफेद दानों का फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो रात को अपने कमरे में सर खुजाते हुए आती है और वीर उससे बोलता है, जूली, टेबल पे खाने की प्लेट है, देना जरा। जूली खाने की प्लेट उठाकर उसे देती है और खुद भी उसमें से खाने लगती है। उसकी इस हरकत पर प्लेट को साइड में रखते हुए वीर कहता है, अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक तो तुम्हारा सर इतना गंदा है, ऊपर से अपने गंदे हाथ अपने सर में डाल के रखा है। अरे कितने कीटाणु होंगे और तुम उसी हाथ से खाना खा रही हो। अरे कम से कम हाथ तो धो के आ जाओ। ओह सॉरी, मैं हाथ धोकर खाना खा लेती हूँ, तब तक तुम मेरा सर खुजा दो। अच्छा, तो तुम खाना खा गया, मैं तुम्हारे बालों में खुजली करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ ना, मैं पूरे मोहल्ले को बुला लेता हूँ, सब बैठ के आराम से तुम्हारे बालों में खुजली करेंगे, तुम आराम से बैठ के खाना खाना। अरे तुम्हारी इस हरकत से ना मैं परेशान हो चुका हूँ। रोज तकिए पे तुम्हारे टूटे हुए बाल, डैंड्रफ ये रहता है और मुझे इस बात का डर रहता है कहीं मुझे ना हो जाए। तो मैं क्या करूँ वीर, कितने शैम्पू ट्राई करे पर कुछ होता ही नहीं, इसीलिए मैं कुछ यूज ही नहीं कर रही। अच्छा, आप खुजा नहीं सकते तो अपने हाथ से खाना ही खिला दीजिए। जूली के इतना कहने पर वो उसे प्यार भरे अंदाज में अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और जूली डैंड्रफ से बहुत परेशान रहती थी। तभी एक दिन उसके घर उसकी दादी सास आती है, जिसके बाद वो उसके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है तो दादी सास की नजर उसके बालों में हुए डैंड्रफ पर जाती है और वो बोलती है, का हो बहू, तोरा सर में खुशकी हो गई बा का? लो, घर में आते ही इन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हाँ माँ जी, इसलिए तो सारा दिन बस सर खुजाती रहती है। अरे ये अच्छी हरकतें हैं क्या? तुझे समझा समझा कर परेशान हूँ मैं। अरे कोई ना, हम तो क्या ऐसा नुस्खा बताएंगे कि तोरे सर की सारी खुशकी खत्म हो जाएगी। कहीं ये भी तो माँ जैसे मेरे बालों में दही तो नहीं लगाने वाली ना। ये भगवान मेरे बालों की रक्षा करना। जिसके बाद से दादी सास रोज उसके नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया करती ताकि उसके सर का फंगस इन्फेक्शन कम हो, और रात को उसके बालों की अच्छे से मालिश किया करती। साथ ही साथ उसके बालों की अच्छे से साफ सफाई करवाया करती। ऐसे ही लगातार 1 महीने करने से जूली के बालों से डैंड्रफ सच में गायब हो जाता है और वो अपनी दादी सास से बोलती है, सच में दादी सासू माँ, बड़े बूढ़ों के घरेलू नुस्खे किसी वरदान से कम नहीं। इस नुस्खे ने तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ही दूर कर दिया। अरे आखिर तो हम तेरी सास की सास है ना, तो हमारे नुस्खे में तो दम होगा ही। उसके इतना बोलते ही सब खुशी से हंसने लगते हैं और जूली भी डैंड्रफ के दूर हो जाने से बहुत खुश थी, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से जूली का जीना हराम हो चुका था। सरला अपने दोनों ही बेटों से परेशान थी। सरला के दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे थे। दोनों ना तो घर का कोई काम करते और ना ही घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहते थे। एक रोज देर शाम राजेश अपनी बीवी चमेली से कहता है, चमेली, भूख लगी है, चाय के साथ कुछ पकौड़े बना दो, मजा ही आ जाएगा। मुझे बहुत काम है, एक ही काम नहीं है कि आपकी फरमाइश सुनती रहूं। अगर इतनी ही भूख लगी है तो किचन में जाओ और खुद बनाकर खाओ।
भाभी बना दो ना, सच में मुझको और भैया को बहुत भूख लगी है। अरे देवर जी, आप कहते हैं तो मैं बना भी तो देती हूँ ना, लेकिन अभी मुझे घर का और भी काम है। तो दोनों बाहर कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं। देख भाई, मेरे पास 20 रुपए हैं और तेरे पास 10 रुपए हैं, तो अब सोच ले क्या खाना है। बर्गर खाते हैं, चल आधी तू खा लियो, आधी मैं खा लूंगा। ओके ठीक है छोटे, जो तू कहे वही खा लेते हैं, लेकिन मुझे ये बता कब तक माँ के ताने बीवी की गाली सुनते रहेंगे। इस बेरोजगारी का कुछ तो करना ही होगा हमें। यार भाई, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी तो शादी भी नहीं होगी। अच्छा, क्या हम भी ये बर्गर चाउमीन की दुकान खोल सकते हैं? यार छोटे, देख कितनी भीड़ लगी है, क्या कहता है बता। भाई हम ना मोमोज की दुकान खोल लेते हैं, कितना चलेगा? सारी लड़कियां हमारे पास खुद चल के आएंगी। मेरा मतलब है कि मोमोज खाने के लिए आएंगी और खाएंगी तो पैसे भी देंगी ना, मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। चल कल से ही हम यही नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाते हैं और दुकान का नाम होगा छोटे मियाँ बड़े मियाँ। क्यों, कैसा है नाम? भाई इसी टैलेंट को तो मैं ढूंढ रहा था, कहाँ था ये मेरा टैलेंट। चल चल के पहले बर्गर खाते हैं, बाद में सोचेंगे। अब अगली ही रोज राजेश और मनोज अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगकर अपनी मोमोज की दुकान खोलते हैं। इधर सरला अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू देख, तू दुकान पर जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ी उम्मीद भी है कि दुकान अच्छे से चल जाएगी, वरना तो उन दोनों निकम्मों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बहू, ध्यान से जाइयो, और हाँ, दोनों पर नजर भी रखियो। चमेली दुकान पर जाती है। आ गई तुम? इतना लेट क्यों आई हो? कल से तो तुम भी हमारे साथ ही आओगी। हाँ भाभी, चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना लड़कियां दोबारा नहीं आएंगी। मेरा मतलब है कि ग्राहक दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो आएंगे खाने के लिए बैठेंगे, उनको मोमोज मिलेगा नहीं तो वो चले जाएंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ तो मिलता ही नहीं है। जहाँ चमेली को मोमोज बनाने के लिए बुलाया जाता है। चमेली तो अंदर मोमोज बना रही होती है, इधर दोनों भाई मोमोज की दुकान चला रहे थे। तभी तो लड़कियाँ वहाँ आती हैं। भैया मोमोज लगा दीजिए 2 प्लेट, और हाँ चटनी तीखी तो है ना? भाई वो पहली लड़की जो आई थी ना, वो मुझे भाया कह रही थी। अरे मुझे नहीं रहना इस दुकान पे यार, अरे भाई नहीं बनना मुझे, अभी शादी भी नहीं हुई है मेरी तो। चुप कर, तो क्या अब तुझे वो सैया कहे? चुपचाप मोमोज के प्लेट लगा। अब वो दोनों लड़कियाँ खाते हुए एक दूसरे से कहती हैं, यार कितना तीखा है, भैया थोड़ी कम तीखी चटनी बनाया करो। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा, आप चिंता ना करें। भाई मुझे तो इन्हें तीखा खाते हुए देखते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं भाई, जब ये तीखी चटनी खाने के बाद सिसकती है ना, आय हाय, ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। भूल गया भैया, जाकर दूसरे ग्राहकों को भी देख ले। राजेश और मनोज ही नहीं, बल्कि इन दोनों के पिता अशोक भी ठरकी था। उनसे काम तो होता नहीं था, और यही वजह थी कि दोनों भाइयों ने भी लड़कियों को देखने और अपने थोड़े बहुत काम निकल जाए, इसलिए मोमोज की दुकान खोली थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आया करती। क्या बातें चल रही हैं दोनों भाइयों के बीच? भाभी मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा है भैया ने कहा है। भैया ने कहा था कि हम ना मोमोज की दुकान खोलते हैं, ये आइडिया भी इन्हीं का था, और ये कह रहे थे कि कोई लड़की आएगी ना मोमोज खाने के लिए तो हम उसको तारा करेंगे, मतलब देखा करेंगे। हाँ इन्होंने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। तू अपने बड़े भाई पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी छोटे। भाभी देखो ना, ये आदमी मुझे बिगाड़ रहा है। अरे भाभी, इतना मासूम देवर है आपका, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो भी अपने इस भाई के चक्कर में। तुम तो आज घर चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास लेती हूँ। चमेली तो अपने काम पर लग जाती है। अब ना जाने मोमोज की दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं, लेकिन राजेश अपना मुंह बंद ही रखता। इधर मनोज तो फुल एंजॉय करता है। देर शाम मोमोज के बिक जाने के बाद जब राजेश, मनोज, चमेली घर पहुंचते हैं तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या हुआ, आज कैसी चली दुकान? मेरे लिए भी मोमोज लेकर आई है क्या? माँ जी, आज तो पहले दिन ही मोमोज ही नहीं बचे, अच्छी दुकान चली, लेकिन किसी की नीयत बिगड़ रही थी दुकान पर लड़कियों को देखकर। इस कमीने को कल से कोई दुकान लेकर नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, घर के कामों में मेरा हाथ बटाएगा। अरे माँ जी, नियत देवर जी की नहीं बल्कि इनकी हुई थी, जो शादी के बाद भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। बहू वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तू देख ले तुझे क्या करना है। माँ, आप भी मुझे अपनी बहू के हाथों से पिटते हुए देखना चाह रही हो? चुप कर जा, शर्म बेच खाई है क्या? इसमें तेरी भी गलती नहीं है, जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा भी तो होगा ना। अब अगली रोज देर शाम राजेश, मनोज और चमेली
अपनी मोमोज की दुकान के लिए निकल जाते हैं। चमेली दुकान पर पहुंचकर राजेश से कहती है, आज गलती से भी मुझे तुम्हारे हंसने की आवाज आ गई ना, तो सोच लेना क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ। भाभी मैं हूँ ना, मैं ध्यान रखूंगा। आप एक काम करो, आप जाओ मोमोज बना लो। चमेली अब जैसे ही काम करने जाती है वैसे ही राजेश अपने भाई मनोज से कहता है, तूने जो अपने भाई के साथ जो गद्दारी की है ना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। और चल जाकर काम कर। मैडम क्या लेंगी आप? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आप अपना काम करो ना यार। भैया 1 प्लेट मोमोज देना तीखी चटनी के साथ। भाया, ये भी भाया बोली। मैं भाया भाया बोल के ये लोग तो मुझे जिंदा लाश बना देंगे। ओए मजनू की औलाद, चल जाकर मैडम के लिए मोमोज के प्लेट लगा। इसको तो मैं देख लूंगा। भाभी के हाथ से मार खाने के बाद भी लगता है ये सुधरे नहीं है। अरे छोटू जल्दी कर, कहाँ समय लगा रहा है? राजेश और मनोज एक दूसरे से नोकझोंक करते हुए मोमोज की दुकान तो चला रही थी, लेकिन इधर जब राजेश और मनोज की मोमोज की दुकान के बारे में विमला को पता चलता है तो विमला सरला के घर आती है। और बता सरला, का हाल चाल है? सब ठीक तो है ना? सुना है तेरे दोनों निकम्मों ने मोमोज की दुकान लगाई है, वो भी साथ में। हाँ विमला, अब तो उन्हें निकम्मा मत बोल, अब तो वो काम करने लगे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाएगी दोनों की और तेरी बहू आ जाएगी तो देख लियो कितनी दिक्कत होगी। अरे ना ना विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार है, भगवान ना करे दोनों के इस प्यार को नजर लगे। विमला तो सरला को भड़काने आती है, लेकिन सरला तो विमला को और ज्यादा ही ज्ञान देती है। अब विमला सरला के घर से निकलकर सीधे राजेश के मोमोज की दुकान पर पहुंचती है। भाई भाई वो देख, वो जो औरत है ना, वो विमला आंटी लग रही है ना? हाँ अबे यार, ये तो सच में विमला आंटी है। भाई यार, माँ ने पक्का इसको बता दिया होगा कि हमने मोमोज की दुकान खोली है और ये खाने के लिए आ गई यहाँ पे। देखियो मुफ्त में खा के जाएगी, 1 पैसा नहीं देगी। यार खाने दे, दुआ लगेगी उनकी। वैसे भी अपनी दुकान अच्छी चल रही है। हाँ ये तो है भाई, लेकिन इन्हें फ्री में खाने की आदत है, कभी पैसा नहीं देते किसी भी चीज का। अब विमला दुकान में पहुंचकर राजेश से कहती है, अरे ओ निकम्मो, मोमोज की दुकान लगा ली है, अब तो सुधर जाओ। वैसे बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदर है। क्यों, कोई काम है आपको भाभी से? अरे हट परे, मुझे अंदर आने दे, बहू से मिलने के लिए आई हूँ मैं। भाई ये तो भाभी से मिलने आई है। मुझे तो लग रहा है 50-60 के मोमोज तो पक्का खा के चली जाएगी ये। विमला चमेली के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। बहू तू ये सब क्या कर रही है? तुझे इतनी मेहनत करते देख मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। अब घर चलाना है तो करना तो पड़ेगा ही ना विमला काकी, पापी पेट का जो सवाल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तेरी इस दुकान की बात कर रही हूँ। तुझे तो राजेश को समझाना चाहिए। आजकल ज्वाइंट फैमिली टिकती कहाँ है? जब तक तेरी छोटी बहू नहीं आई तब तक ठीक है, फिर राम जाने। आपका कहना गलत भी नहीं है विमला काकी। जब हमें भी ऐसा लगेगा कि अब दिक्कत आ रही है तो हमें अलग होना ही होगा, तो हम अलग हो जाएंगे। चमेली को विमला इतना भड़काती है, लेकिन चमेली अपने परिवार को लेकर चलती है। उसका मानना है कि जब जो परिस्थिति आएगी वैसे ही ढल जाना चाहिए। अनीता अपने पति हेमंत, देवरानी जूही, देवर विक्की, जूही की बेटी रितु, सास मालती, बेटा अंकित और बेटी प्राची और बहू पूर्वी पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए गांव जाती है। इतने दिनों बाद हम पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने आए हैं। अच्छा हुआ हम सब घूमने आ गए, वरना ये प्लान तो बनता ही नहीं कभी। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ हमें हर 2-3 दिन महीने में कहीं न कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते रहना चाहिए। इसी बहाने पूरा परिवार एक साथ कुछ समय भी बिता लेता है। इस एक प्लान में तो हम आदमी लोगों की कमर ही टूट गई। अरे बार बार घूमने ही जाते रहेंगे तो काम धंधा कौन संभालेगा? काम धंधा संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। पापा काम भी तो हम ही संभालेंगे ना घर जाकर, तो इसमें परेशानी कैसी? जब सब हमें ही संभालना है तो सबकी खुशियाँ पहले संभालो। ये बात तो अंकित जी ने बिल्कुल सही कही है। जो परिवार साल में 1 या 2 बार अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, उस परिवार में काफी अच्छी बनती है। और हम लोग तो वैसे भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे लिए बाहर घूमना बहुत जरूरी है। अनीता की बहू सच में बहुत समझदार है, और तू क्या हर वक्त पैसा पैसा करता रहता है?
अरे अब घूमने आया है तो अच्छे से घूमना, पैसा कहीं भागा नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और मेरी बात सुनो। हम यहाँ 2 दिन के लिए ही घूमने आए हैं, तो जिसके दिमाग में जो जगह घूमने की हो वो बता देना। अच्छे से घूमेंगे और खूब खाएंगे पिएंगे। ताई जी, एक तो वैसे ही हम कितने दिनों बाद पूरे परिवार के साथ घूमने निकले हैं, और अब आप कह रही हो कि हम यहाँ बस 2 दिन के लिए हैं। अरे 2 दिन में क्या ही घूम पाएंगे, कम से कम 1 हफ्ता तो होना ही चाहिए था ना घूमने के लिए, तब तो अच्छे से घूमते हर जगह हम। हाँ रितु सही कह रही है, 2 दिन में तो हम अपना होटल भी अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। अरे नवरात्रे आ रहे, अगर हम लोग ऐसे घूमेंगे तो जोत कौन जलाएगा? माता रानी का दिन है, मंदिर में जोत जलना चाहिए, और ना जले ये तो अच्छा नहीं लगता ना। अब माता रानी ने ही हमें बाहर घूमने का मौका दिया है, तो जब उनके दिन आए तो हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। 2 दिन है तो 2 दिन ही सही, हम यहाँ अच्छे से घूमेंगे ताकि कोई कमी न रहे। चलो तो इसी बात पर जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अनीता अपने पूरे परिवार के साथ मजे से घूमने लगती है। वो लोग बहुत मजे करते हैं और 2 दिन बाद वापस अपने घर को चले आते हैं। घर आते ही पूर्वी पूरे घर की सफाई कर रही थी। तभी प्राची बहुत सारा व्रत का खाना लेकर आती है। अरे प्राची, ये सब क्या है? ये चिप्स कुट्टू के आटे का है क्या? और ये सब बेचने के लिए ले जा रही हो क्या? भाभी कहीं बेचने नहीं लेकर जा रही हूँ, बल्कि ये सब यहीं अपने घर ला रही थी मैं। वो क्या है ना, हम हर नवरात्रे पर व्रत वाला खाना ही खाते हैं। व्रत वाला खाना? लेकिन व्रत वाला खाना खाने की जरूरत ही क्या है? हम नॉर्मल भी तो खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज्यादातर लोगों का व्रत रहता है, इसीलिए घर में बस एक बारी कढ़ाई चढ़ती है और जिस पर बस व्रत का खाना ही बनता है। आपका भी तो ये पहला नवरात्र है ना ससुराल में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी धीरे धीरे आदत लग ही जाएगी। लेकिन मुझसे तो व्रत वाला खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे मस्त चटपटा तीखा मसालेदार खाना खाने की आदत है, और अब पूरे 9 दिन में ये व्रत वाला खाऊंगी। अब क्या ही कर सकते हैं हम भाभी, जॉइंट फैमिली में सबकी सुनी जाती है, लेकिन सहमति उस बात पर बनती है जिसके लिए ज्यादा लोग सहमत हो, और हमारे घर में सब लोग ही व्रत का खाना खाना ज्यादा सही समझते हैं। वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं है कोई, धीरे धीरे आपको भी आदत लग ही जाएगी। आदत तो लग ही जाएगी, उसका क्या है, लेकिन मुझे तो आदत लगानी ही नहीं है ना। मुझे मेरे पसंद के खाने में कोई ना कोई कमी लगती है, और ये लोग तो यहाँ पूरे नवरात्र ही व्रत वाला खाना खाने वाले हैं। माता रानी सब तेरी माया है। भाभी आप ज्यादा सोचो मत, हमारे घर में तो अक्सर व्रत वाला खाना ही बनता है, चाहे उस दिन किसी का व्रत हो या ना हो, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये आदत डालने में। पूर्वी को ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जॉइंट फैमिली व्रत का खाना खाती है। नवरात्रि से 1 दिन पहले पूर्वी ने बहुत तला भुना खाना खा लिया था और उसे गैस बनने लगती है, तो पूर्वी अपने कमरे में ही यहाँ वहाँ टहलने लगती है। तभी वहाँ पूर्वी का पति अंकित आता है। अरे क्या हुआ पूर्वी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ वहाँ क्या कर रही हो? क्या खाक, मेरी तबीयत ठीक है, गैस बन गई है पेट में। चलो फिर तो तुम घर की यात्रा करो, मैं तो चला सोने। इनको तो सोने की ही पड़ी है। यहाँ इनकी खुद की बीवी यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही है और ये चले सोने के लिए। जाओ सो जाओ। पूर्वी काफी रात तक यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और कुछ ना कुछ खा भी रही थी जिससे गैस खत्म हो जाए। सुबह पूर्वी का पेट ठीक हो जाता है, जिसके बाद पूर्वी घर की तैयारियों में लग जाती है। अब नवरात्रे में पूर्वी का पेट बिल्कुल ठीक रहता है। क्या बात है, व्रत का खाना खाने से तो मुझ में अलग ही जान आ गई, ऊपर से पेट भी खराब नहीं हो रहा। चलो जो भी है सही ही है। व्रत वाला खाना खाने से पूर्वी का पेट ठीक रहता है। यहाँ पूर्वी खुश थी व्रत वाला खाना खाकर, तो वहाँ पूर्वी की दूसरी ननद अपनी माँ जूही पर गुस्सा कर रही होती है। माँ ये क्या है,
अरे व्रत घर में कुछ लोग रखते हैं तो ये व्रत वाला खाना घर के सभी बाकी सदस्यों को खाना पड़ता है। मुझे नहीं खाना व्रत वाला खाना, मैं ऊब चुकी हूँ अब से। बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, और तू तो जानती ही है ना, मैं दीदी और माँ जी को कुछ भी बोल लूं, लेकिन करना तो उन्हें अपने मन की ही है ना। गुस्सा मत कर और खाना खा ले बेटा। नहीं माँ, बहुत हो गया। मैंने कह दिया कि नहीं खाऊंगी तो मैं नहीं खाऊंगी। जब घर में व्रत वाला खाना खा रहे हैं तो तू क्या कोई अनोखी है जो तेरे लिए 56 भोग लेकर आए? देख, जो सबके लिए खाने को बना है वही तुझे भी खाना होगा, और अगर नहीं खाना है तो तेरी मर्जी। हाँ, सब घर में यही करते हैं, आप भी यही करो। प्राची और अंकित भैया की पसंद का खाना बन जाता है, जब मैं अपने मन की कुछ बोल दूं तो सब मना करने लग जाते हैं। अरे तू रो क्यों रही है? रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? खाना तो वही पड़ेगा ना जो बना है। हाँ, वही करना पड़ेगा। सबकी पसंद तो घर में हर किसी को पता है, लेकिन मेरी पसंद तो किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं, अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। जिसकी पसंद का बनता है वही खाए अब। अच्छा चल ठीक है, तू इतनी जबरदस्ती कर ही रही है तो मैं भी मना नहीं करती। एक काम कर, तुझे जो भी खाना हो वो खा ले, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबसे चुप कर खाइयो। रितु अपनी माँ से बात करके तुरंत बाहर से चिकन ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद जब रितु का मंगवाया हुआ चिकन आता है तो चिकन पूर्वी देख लेती है और पूरे घर में शोर करने लग जाती है। हाय माँ जी, चाची जी, कहाँ हो? सब जल्दी से यहाँ पर आओ। अरे हो कहाँ? क्या हुआ अनीता की बहू? सांप देख लिया क्या तूने जो इतना चिल्ला रही है? सांप देखा होता तो शायद इतना नहीं चिल्लाती, लेकिन मैंने देखा ही कुछ और है। क्या हुआ बहू, क्या देखा तूने? हमें भी तो बता। माँ जी, रितु के नाम से घर में ये चिकन आया है। हाँ, मैंने ही ऑर्डर किया था, और मैं ऑर्डर नहीं करती तो क्या करती? ऑर्डर क्यों किया था? पता नहीं है क्या तुझे कि हम लोग व्रत वाला खाना खाते हैं? ये बात तो मुझे भी पता है, तो आपको कैसे पता नहीं? आप तो इस घर में बचपन से ही रहती आ रही हो ना, आपको तो ये सब पता होना चाहिए। यही तो दिक्कत है कि मैं इस घर में बचपन से रहती आ रही हूँ। अरे हर वक्त व्रत वाला खाना बन जाता है, हमसे तो पूछा भी नहीं जाता कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं। जिस दिन कोई पूजा या व्रत हो उस दिन बने ये सब तो समझ भी आता है, लेकिन यहाँ तो रोज का ही हो गया है। अच्छा, तो अब एक बार तुम सब ही ये बता दो कि यही परेशानी घर में किसी और को भी है? बहुत का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो मुझे भी है। दादी, कभी कभी तो मसाले वाला खाना खाने का मेरा भी मन होता है। तो ठीक है, फिर अब से घर में हफ्ते के 6 दिन व्रत का खाना और 1 दिन मन पसंद वाला खाना बनेगा। अपने बच्चों की बात सुनने के बाद मालती घर का नियम बदल देती है, जिसके बाद किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।